Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand very important topic of chapter number 11, that is electrostatics, that is Coulomb's law. Now, Coulomb's law actually gives us information about the force existing between two static point charges. Now, point charges क्या है उस पे तो हम बाद में आएंगे, इसी लेक्चर में हम समझेंगे. राइट, स्टैटिक चार्जेस एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, या स्टैटिक चार्ज्ड बॉडीज आपको पता होने चाहिए. वो बॉडी जो कि स्टैटिक हो एक दूसरे के लिहाज से, राइट, और उनके ऊपर चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और उस फोर्स की डायरेक्शन आपको कौन बताता है? कूलम्स लॉ. So, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि how Coulomb came up with this law. Now, Coulomb actually used this apparatus जिसे हम कहते हैं torsion balance. And what he did was कि आपको यहां पर एक cylindrical jar नजर आ रहा है. cylindrical jar के ऊपर एक ट्यूब आपको नजर आ रहा है, और ट्यूब के ऊपरी हिस्से से एक वायर को सस्पेंड किया गया है. ये ऊपरी हिस्सा है, इसे हम कहते हैं टॉर्जन हेड, जिसको हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं कि यहां पर क्या हो रहा होता है. नाउ, वायर को सस्पेंड किया होता है फ्रॉम अ टॉर्जन हेड, और वायर का जो निचला हिस्सा होता है दैट इज फ्री टू मूव, और उसके ऊपर एक नीडल को लगाया जाता है, और नीडल के दोनों टिप्स पर एक स्फीयर को लगाया जाता है, यानी कि यहां पर भी एक स्फीयर और यहां पर भी एक स्फीयर, या आप सिंपल आप कह सकते हो कि दो बॉल्स को उस नीडल की दोनों साइड्स पे लगाया जाता है. नाउ, दो बॉल्स इसलिए ये जो ब्लू आपको नजर आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने एक दूसरे को क्या करना है? हॉरिजॉन्टली बैलेंस रखना है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक ओपनिंग आपको नजर आ रही होगी, और इस ओपनिंग के थ्रू हम एक तीसरा स्फीयर जो कि ब्लैक इन कलर है, एक तीसरा स्फीयर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट कूलम डिड वाज दैट ही टुक आउट दिस black spherical body, right, over here. Let us say this is the body, right? Let me call it sphere A ताकि आपके लिए आसान हो. ठीक है dear students? And he charged it by rubbing it with some cloth or whatever. ठीक है जी? So यहां पर आपके पास क्या हुआ कि sphere A के ऊपर एक चार्ज आ गया, let us say plus Q. Right dear students? And then he introduced the same charged sphere, let me call it कि इसके ऊपर positive charge आ गया है. He introduced the same charged sphere A through this opening, right? And he made this sphere in contact with this blue one. Right dear students? Now यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए dear students, कि जब आप एक spherical body को या किसी भी बॉडी को इन कांटेक्ट लाते हो किसी दूसरे स्फीयर के साथ, लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लू. सही है स्टूडेंट्स? सो इनिशियली इस ब्लैक स्फीयर के ऊपर, यानी कि स्फीयर ए पर जो चार्ज था वो लेट अस से है प्लस क्यू. राइट डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही ये इन कांटेक्ट आता है विद दिस ब्लू स्फीयर, सो होगा क्या? या लेट मी कॉल दिस स्फीयर बी. राइट, सो होगा ये कि ये जो चार्ज Q है प्लस Q, ये शेयर हो जाएगा बिटवीन द टू स्फीयर्स. राइट डियर स्टूडेंट्स? सो इसके ऊपर भी चार्ज आपके पास क्या हुआ? पॉजिटिव आया, और वही पॉजिटिव चार्ज जो है वो शेयर हो गया इस ब्लू वाले स्फीयर के साथ भी, यानी कि स्फीयर बी के साथ. और यहां पर अगर इनिशियली चार्ज Q हुआ करता था, सो जब इक्वली शेयर होंगे, सो आप देखोगे कि यहां पर Q बाय 2 आ जाएगा, और यहां पर भी चार्ज Q बाय 2 आ जाएगा. लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? वो सेम इन नेचर है. सो जब सेम इन नेचर होगा, सो आप देखोगे कि स्फीयर बी ने थोड़ा सा स्फीयर ए से क्या करना है? दूर भागना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज लाइट चार्जेस रिपेल, राइट, और चूंकि दोनों ही पॉजिटिव बन गए हैं, ये भी पॉजिटिव बन गया है और ये भी पॉजिटिव बन गया है, सो आप देखोगे कि इस स्फीयर ने अब थोड़ा सा मूव करना है लाइक दिस, राइट, और लेट अस से दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ स्फीयर B, राइट. सो आपके पास ये जो नीडल है इसने थोड़ा सा ऐसे जाना है, राइट, लाइक दिस. राइट डियर स्टूडेंट्स? सो होगा ये कि जब स्फीयर जो आपके पास नीडल है ये जब ऐसे मूव होगा, सो कुछ ना कुछ फासला कवर होगा, और उस फासले को हम मालूम करते हैं इस स्केल की मदद से, जो कि उस सिलेंड्रिकल जार के अराउंड रैप्ड किया गया है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो आपके पास जो नई पोजीशन हुई इस नीडल की वो कुछ ऐसे हुई, लेट अस से.
राइट, बिकॉज उसने ऐसे मूव करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर दरमियान में आपके पास फासला कवर हुआ, बिकॉज दो स्फेयर्स के दरमियान क्या हुआ, रिपल्शन शो हुई। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जैसे ही नीडल मूव करता है वो अटैच्ड है इस वायर के साथ, राइट डियर स्टूडेंट्स, और इस वायर का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। यहां पर जो मैंने शो किया हुआ है, इस टॉर्जन हेड के अंदर एक स्प्रिंग टाइप चीज होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टॉर्जन स्प्रिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी वायर के साथ जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, उसके निचले हिस्से पे यहां पर कनेक्ट हुआ होता है एक पॉइंटर। नाउ ये क्यों कनेक्ट हुआ होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही इस स्फेयर बी ने ड्यू टू द रिपल्शन फ्रॉम स्फेयर ए मूव करना है इन दिस डायरेक्शन, सो आप देखोगे कि इस वायर के अंदर एक ट्विस्ट पैदा होगा, राइट, जिसे हम कहते हैं ट्विस्ट, मरोड़ जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, जाहिर सी बात है, अगर तो एक वायर ऐसे कनेक्टेड है कि उसका ऊपरी हिस्सा एक फिक्स्ड स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है एंड निचले वाला जो हिस्सा है उसे आप मूव कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस वायर के अंदर ट्विस्ट पैदा कर रहे हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस ट्विस्ट की वजह से आप देखोगे चूंकि ये पॉइंटर भी इसी वायर के साथ कनेक्टेड है, सो इस पॉइंटर ने भी यहां से इस तरह मूव करना है, राइट, एंड लेट अस से इस पॉइंटर की जो नई पोजीशन है वो आपके पास आ गई ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बना के नहीं, जिसे हम कहेंगे क्या, ट्विस्ट एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड द स्प्रिंग इज देयर टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ दिस स्फेयर, राइट, वो इसलिए ताकि स्फेयर जो है वो एक जगह पे क्या हो जाए, थम जाए, ताकि हम ये फासला नाप सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो तो ये स्प्रिंग क्या करता है, ये एक तरह से रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई कर रहा है ताकि ये मरोड़ जो है ये एक जगह पे रुक जाए, और जब एक जगह पे रुक जाएंगी तो आप देखोगे कि इन दोनों के दरमियान तो रिपल्शन है, सो ये एक खास पोजीशन को होल्ड रखेगा और एक खास फासले पे रहेगा ताकि हमें ये फासला भी नोट हो इस स्केल की मदद से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस एंगल की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम फोर्स मालूम कर सकते हैं। कौन सा फोर्स, वो फोर्स जिस फोर्स के थ्रू इस वायर के अंदर मरोड़ पैदा किया गया है, ट्विस्ट पैदा किया गया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वायर के अंदर जो ट्विस्ट पैदा हुआ है ये एक्चुअली वही फोर्स जाहिर कर रहा है जिस फोर्स से इन दोनों ने एक दूसरे से क्या किया है, नफरत का इजहार किया है, यानी कि रिपल्शन शो की हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो याद रखिएगा टॉर्जन हेड के ऊपर एक अलग सा स्केल बना होता है लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लू ताकि आपको क्लियर हो। इस तरह से एक स्केल बना होता है और वो स्केल होता है किस चीज के लिए, ताकि पॉइंटर ने जितना फासला कवर किया है ये आर्क, ताकि ये आर्क हम मालूम कर सकें और इस आर्क के नतीजे में फिर हम ये एंगल मालूम कर सके और एंगल के थ्रू हम फिर क्या कर सके, फोर्स का अंदाजा लगा सकें। सो कूलम ने क्या किया, जो स्फेयर ए है उसको मुख्तलिफ तरीके से चार्ज किया, यानी कि उसके ऊपर मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड्स का चार्ज वो लेकर आता गया, तो यहां पर वो मुख्तलिफ फोर्सेस को मेजर करता गया, राइट, और मुख्तलिफ फोर्सेस को मेजर करने से वहां पर जो इस स्केल में जो आर की वैल्यू है, यानी कि दो चार्ज्ड स्फीयर के दरमियान जो फासला है वो भी नोट करता गया। सो ये डेटा वो कलेक्ट करता गया, बार बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता गया, राइट, और उन तमाम जो रिजल्ट्स उसके पास आए, वो जो तमाम डेटा उसके पास कलेक्ट हुआ, उसके बेसिस पे ही came up with this law जिसे आज हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। So he concluded the following, right? What he concluded कि दो चार्ज स्फीयर के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेट करता है उन दो चार्ज्ड बॉडीज या चार्ज स्फीयर्स के ऊपर जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, नंबर वन। नंबर टू, that force is also dependent on कि इन दो चार्ज्ड बॉडीज के दरमियान फासला कितना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसको सही मैथमेटिक्स इसकी जो है ये हम समझने जा रहे हैं ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, let us understand the mathematical form of Coulomb's law. Now what Coulomb said was that the force between two static point charges is number one,
directly proportional to the product of the magnitude of the charge on them, right? So पहला आपके पास जो है वो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि F between two static point charges is directly proportional to the magnitude of the charges on two bodies. Number one, right? Let me call this number one. And the second thing that he came up with, right, that the same force is inversely proportional to the square of the distance between them. So दो अभी जो हमने charged bodies को discuss किया, उन दो charged bodies के दरमियान जो फासला है जिसे हमने R से represent किया, right, तो जो force यहां पर exist करता है दो static charges के दरमियान वो inversely related है, right, to the square of the distance between them. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर के साथ क्या क्यों रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है इसको हम कमिंग लेक्चर्स में समझने जा रहे हैं जब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, कंबाइनिंग 1 and 2, सो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएंगी. F is directly proportional to the product of the two charges and F is inversely proportional to the square of the distance between two static point charges. ठीक है dear students, अब हमें पता है कि we need to convert this proportionality into an equality. जब इक्वलिटी में हम कन्वर्ट करेंगे सो हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर है k. नाउ k को हम कह देते हैं कूलम्स कांस्टेंट. व्हाट इज k? k इज एक्चुअली अ कूलम्स कांस्टेंट या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह दिया जाता है. राइट और इस के को अभी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इस के अंदर एक और भी फैक्टर छुपा हुआ है जो कि एक्चुअली इस फोर्स को इफेक्ट कर सकता है. लेकिन बिफोर डूइंग दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि पॉइंट चार्जेस क्या है, राइट, और ये पॉइंट चार्जेस का यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यहां पर रिलेशन है, क्यों हम बार बार कहते हैं कि कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस. नाउ पहले पॉइंट चार्जेस को डिफाइन करते हैं. देखिए नाम से जाहिर है, सिंपल. अगर लेटस से आपके पास कोई भी बॉडी है, राइट, चार्ज्ड बॉडी, राइट, और वो आपको विजिबल है. लेटस से यहां पर एक स्फीयर है और वो चार्ज्ड है, राइट, चार्जेस उसकी सरफेस के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब अगर आप उसको छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतने छोटा कर दो उसको कि आप उसे एक पॉइंट तक ले जाओ, राइट, एंड बाय पॉइंट आई मीन मैथमेटिकल पॉइंट. याद रखिएगा पॉइंट मींस कि उसके कोई डायमेंशंस नहीं है और उसकी कोई ज्योमेट्री नहीं है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी सरफेस लेते हो, कोई भी चीज लेते हो, उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगी. या तो वो 2D होगा या वो 3D होगा या एटलीस्ट 1D होगा. लेकिन जब आप उसको किसी चीज को स्क्वीज करते हो इन ऑल द पॉसिबल डिमेंशंस, इन ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस, और उसको आप एक पॉइंट तक ले जाओ, राइट, सो पॉइंट याद रखिएगा ज्योमेट्री लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो अगर आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी है, लेट अस से दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी, राइट, और इसके सरफेस के ऊपर क्या हुआ है, चार्ज पड़ा हुआ है, राइट, और आप इसको स्क्वीज करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो. लेट अस से आप इसको लेकर चले गए टू दिस, राइट, दिस इज अ पॉइंट. ठीक है जी. सो इस चार्ज को अब हम कहते हैं पॉइंट चार्ज. Right, simple. When the charges are concentrated at a single point, so फिर ऐसे चार्ज को हम कह देते हैं या चार्ज्ड बॉडी को हम कह देते हैं पॉइंट चार्ज. देखिए charges whose size is very small as compared to the distance between them, तो ऐसे भी कहा जा सकता है बिकॉज जब आप उसे सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करवा देते हो, एकोमोडेट करवा देते हो, सो फिर आपके पास होता क्या है कि वो चार्जेस जिनका दरमियान फासला कुछ इतना हुआ करता था, अब आपके पास क्या हो रहा है कि वो चार्ज्ड बॉडीज, जब आपने इन दोनों चार्ज बॉडीज को एक सिंगल पॉइंट्स पे क्या कर दिया है, महदूद कर दिया है, सो अब उनका साइज जो है, उनके दरमियान जो फासला है उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. सो आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट चार्जेस को, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चार्जेस कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट. इसे हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस. नाउ चूंकि हमने पॉइंट चार्जेस को समझ लिया, अब यहां पर सिर्फ स्टैटिक पॉइंट चार्जेस का जिक्र क्यों हुआ है, राइट. अक्सर कहते हैं कि कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, राइट, अदर देन पॉइंट चार्जेस को आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. नाउ अब इसको समझते हैं. याद रखिएगा अगर आपके पास लेट अस से
एक पॉइंट चार्ज है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है, लेट अस से मैं कह देता हूं 5 कूलम्स, where कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस कर गए हैं। और यहां पर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, दैट इज Q2, जिसके ऊपर चार्ज है लेट अस से 6 कूलम, राइट डियर स्टूडेंट, या चले इसके ऊपर भी मैं चार्ज कह देता हूं 5 कूलम, ठीक है, ताकि आपके लिए सिंपल रहे। और इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो है आपके पास R. Take what, students? And now I assigned you a task कि आप ऐसे कर लो कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो मालूम कर लो। So all you have to do is to apply this law. आपको K की वैल्यू लेटर से दे दी जाती है, Q1 Q2 की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू भी लेटर से आपको नोन है, लेटर से मैं कह देता हूं इट इज 2 सेंटीमीटर, राइट डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी आपको दी गई है। सो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ऐसे करूं कि यहां पर ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर भी 5 कूलम चार्ज है, राइट, अब अगर मैं इसको क्या करूं, इस पॉइंट चार्ज को बड़ा करता जाऊं लाइक दिस, और इसको मैं एक स्फीयर की शक्ल में ले आऊं या किसी भी ऐसे शेप में जिसकी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री हो, जिसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब होगा क्या कि अब यहां पर वो चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स, राइट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर इन दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो भी फोर्स की वैल्यू आ रही थी वो एग्जैक्टली बराबर होगी इस चार्ज स्फीयर के दरमियान और इस चार्ज स्फीयर के दरमियान जो टोटल फोर्स होगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो टोटल फोर्स होगा। लेकिन यहां पर टोटल फोर्स को हम सिंपल ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज अगर मैं इसको एक चार्ज्ड पार्टिकल लूं, बिकॉज इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो एक्चुअली इसके अंदर मौजूद सिंगल चार्ज्ड पार्टिकल्स की एडिशन से ही आ रहा है ना। इसका मतलब यह है कि वो हर एक चार्ज पार्टिकल इस बॉडी के अंदर फोर्स लगा रहा है हर एक चार्ज पार्टिकल पे जो उस बॉडी के अंदर है। अगर मैं ये वाला चार्ज पार्टिकल कंसिडर करूं तो ये वाला एक्चुअली फोर्स लगा रहा है इस पे भी, ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। आई मीन दिस चार्ज पार्टिकल जो कि एक पॉइंट है लेटर से, हर एक पॉइंट पे जो कि इस स्फीयर पर है फोर्स लगा रहा है, राइट। अब यहां पर अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसका इससे जो फासला है वो एक है, लेकिन इस पॉइंट का यहां से जो फासला है वो दूसरा है, फिर इसी पॉइंट का यहां से जो फासला है वो दूसरा है। सो वी डोंट नो कि यहां पर हम आर की कौन सी वैल्यू पुट करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर अब आपके पास क्या हो गया है कि आपको यही लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मर्तबा अप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू सम ऑल द फोर्सेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन दिस पॉइंट एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फीयर, देन this point and all the points on this sphere, then this point and all the points on this sphere. So आप ये करते जाओ, right? तो यहां पर आपके पास मसला ये है कि you have to integrate, you have to sum all the forces between all the points of this sphere and all the points of this sphere. So आपके लिए क्या हो जाएगा, ये चीज मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या कर लूं, right? कि इसी चार्ज पार्टिकल को वापस एक पॉइंट पे ले जाऊं, राइट। इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये वही Q1 है जो कि 5 कूलम है, इसके ऊपर भी वही Q2 कितना हुआ 5 कूलम। लेकिन अब मैं क्या कर देता हूं, वापस उसी सिचुएशन की तरफ चला जाता हूं और इसको मैं क्या कर देता हूं, स्क्वीज करके करके एक पॉइंट तक ले जाता हूं। सिमिलरली इसको भी स्क्वीज करके करके एक पॉइंट तक ले जाता हूं। जब मैं पॉइंट तक ले जाता हूं वही कूलम्स लॉ अब मुझे सिर्फ एक मर्तबा अप्लाई करना होगा और मेरे पास वही फोर्स आ जाएगा एग्जैक्टली जो कि यहां पर आपको तमाम एडिशन ऑफ फोर्सेस करने के बाद मिला था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब हम पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करते हैं एक्चुअली पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करने का मकसद ये होता है एक्चुअली कि हमारे लिए ईज हो, हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए, हमें दो बॉडीज या दो चार्ज बॉडीज के दरमियान फोर्स करना आसान, फोर्स मालूम करना आसान हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करने का यह मकसद हरगिज नहीं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर चार्ज्ड बॉडीज, इट इज एप्लीकेबल टू एनी अदर चार्ज्ड बॉडीज एज लॉन्ग एज द टू चार्ज्ड बॉडीज आर स्टैटिक
आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज के लिए आपको कूलम्स लॉ के लिए थोड़ी सी पटीक करनी होगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको उसको सम करना होगा, और वो सम करना भी मुख्तलिफ सरफेसेस के लिहाज से मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्फीयर है, राइट, जो कि सिंपल ज्योमेट्री है, इट इज अ सिमेट्रिकल शेप, लेकिन अगर ये मैं किसी दूसरे इर्रेगुलर फॉर्म में ले आऊं, राइट, इसको और इसको भी, सो आप देखोगे कि अब मेरे लिए कूलम्स लॉ अप्लाई करना और भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो पॉइंट चार्जेस क्यों यूज करते हैं? फॉर आवर ईज एंड कन्वीनियंस, ताकि हमारी एफर्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड दिस के। What is this K? It is Coulomb's constant. और K को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, so K is actually equal to 1 divided by 4 pi epsilon. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर मैं इसी लॉ को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर देता हूं, राइट, कि K की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं, दैट विल बी F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon Q1 into Q2 divided by R square. Now, what is this epsilon? याद रखिएगा 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन ये epsilon क्या है? Right? Let me first define this epsilon. Epsilon is actually, इसको हम epsilon, ताकि मैं इस तरह लिख दूं आपको क्लियर हो जाए, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। Permittivity of a medium. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा ना नाम इसका परमिटिविटी है, राइट, कि कितना ये दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज लूं और यहां पर दूसरा पॉइंट चार्ज लूं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, राइट। अब एक फैक्टर तो आपके पास ये हुआ कि इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। दूसरा वो डिपेंड करता है कि दोनों के दरमियान फासला कितना है, उसके स्क्वायर पर। एक तीसरा फैक्टर भी है, और वो क्या है? वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि आपने इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान रखा क्या है, राइट। मतलब यहां पर एयर है, यहां पर वाटर है, यहां पर क्या है, राइट। जो यहां पर मीडियम होगा, जो कि एक्चुअली इन दो चार्जेस को आपस में कम्युनिकेट करने का जरिया प्रोवाइड करेगा, राइट। कम्युनिकेट करने का ये मतलब नहीं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहां पर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर जो भी चीज आपने फिल की है, मीडियम जिसे हम कहते हैं, जो कि जरिया बनेगा इन दो चार्ज बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन का या कम्युनिकेशन का, वो भी एक्चुअली डिपेंड करेगा या क्या करेगा, इफेक्ट करेगा इन दो चार्ज बॉडीज या दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और उसकी जो परमिटिविटी है, देखिए परमिट करने से निकला है कि कितना परमिट कर रहा है फोर्सेस को दो चार्ज बॉडीज के दरमियान, ठीक है। सो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि नाम इसका परमिटिविटी है, लेकिन शो क्या करता है? परमिट ना करने को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर नाम इसका परमिटिविटी है, बट इट शोज व्हाट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यू नीड टू राइट इट डाउन। इट शोज द a position of the medium, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट। शो क्या करता है ये? अब पोजीशन को शो करता है। जितना एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, देखिए इनवर्सली रिलेटेड है ना, राइट, फोर्स के साथ, जितना एप्सिलॉन की वैल्यू आप ज्यादा पुट करोगे किसी भी मीडियम के लिए, उतना ही फोर्स ने क्या होना है? दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान कम होना है। और हर एक मीडियम के लिए एप्सिलॉन की अपनी एक अलग वैल्यू है, और इसी एप्सिलॉन को और इसी के की वैल्यू को हम फर्दर डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, let us understand the value of K and value of epsilon. Now dear students, imagine करें कि ये आपके पास दो static point charges हैं, right? एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है।
सो यहां पर जो फोर्स होगा वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एंड याद रखिएगा ये जो फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, ये एक्चुअली उन चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड जो फील्ड बना है उस फील्ड की इंटरेक्शन से आता है। सो दैट इज व्हाई इस फोर्स को हम कहते हैं अ फील्ड फोर्स। ठीक है जी। नाउ फॉर अ फ्री स्पेस मींस कि अगर मैं ये कहूं कि इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो फ्री है। फ्री किसे कहते हैं? मींस के उधर कुछ भी नहीं है, आपने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। देखिए स्पेस दो तरह के हो सकते हैं, फिल्ड स्पेस राइट जो हमें दिख रहा है, एंड फ्री स्पेस। फिल्ड स्पेस मींस कि आप स्पेस है राइट, एक्स वाई एंड जी वो फिल्ड है विथ सम स्टफ। लेकिन अगर फ्री हो इसका मतलब यह है कि 3 डायमेंशनल स्पेस को आपने फ्री किया हुआ है हर किस्म की मटेरियल से, यानी कि वैक्यूम आपने क्रिएट किया हुआ है। सो जब मैं फ्री स्पेस की बात करता हूं सो आपके दिमाग में वैक्यूम आ जाना चाहिए। ठीक है। सो फॉर अ फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और ये इसका यूनिट है जिसको आप कूलम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हो। अगर आप क्या कर लो, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर से क्या कर लो, एप्सिलॉन को इक्वेशन की एक साइड पे कर दो, बाकी तमाम चीजों को इक्वेशन की दूसरे साइड पे कर दो, आपको ऑटोमेटिकली ये यूनिट मिल जाएगा जो कि है कूलम स्क्वायर मीटर पावर -2 एंड न्यूटन पावर -1। नाउ दिस इज द वैल्यू, दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, देखिए 10 पावर -12। सो अगर फ्री स्पेस हो दो चार्ज्ड बॉडीज के दरमियान, ठीक है, सो फ्री स्पेस का जो मीडियम है वो कितना है, इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, वो है इतनी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा नाउ ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा है दैट इज के इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट राइट। एक चीज यूनिवर्सल कांस्टेंट का दर्जा तब हासिल करती है जब वो किसी भी मीडियम पे डिपेंडेंट ना हो। सो यहां पर के की वैल्यू अगर आप देख लो वो बराबर है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है जी राइट। सो यहां पर 4 की वैल्यू, फिर आप 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू, और फिर फ्री स्पेस के लिए आप एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पर पुट करो। सो आपको जो वैल्यू के की मिलनी है वो आपके पास राउंड अबाउट आएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और के की भी आप क्या कर सकते हो, यूनिट जो है वो कूलम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो राइट। सो आपके पास जो यूनिट आएगा वो होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपको ये यूनिट्स याद नहीं होते तो आप इन दोनों यूनिट्स में से सिर्फ एक यूनिट याद रख लो, दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी पावर जो है वो उसके उल्टे है। फॉर एग्जांपल कूलम स्क्वायर है, यहां पर कूलम पावर -2, फिर मीटर पावर -2, यहां पर मीटर पावर +2, यहां पर न्यूटन पावर -1, यहां पर न्यूटन पावर +1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो आप सिर्फ एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, या याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म याद है, आपने सिर्फ अरेंज ही करना है यूनिट्स के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक और पॉइंट, वो ये कि एप्सिलॉन की ये जो वैल्यू आपको नजर आती है, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जो कि एप्सिलॉन की वैल्यू उसकी इस वैल्यू से क्या हो जाए, लेस हो जाए। ठीक है। सो चूंकि ये सबसे लेस वैल्यू है, सबसे लीस्ट वैल्यू है आई शुड से, सो इसके साथ हम यहां पर नॉट लिखना पसंद करते हैं। क्यों? ताकि हमें पता चले कि अब दो चार्ज्ड बॉडीज के दरमियान जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी सबसे कम है, और इसी को आगे जाके हम रिलेटिव परमिटिविटी की कॉन्सेप्ट के लिए यूज करेंगे, बिकॉज हम दूसरे जो मीडियम्स हैं उनकी परमिटिविटी को जांचेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द परमिटिविटी के जिसकी वैल्यू सबसे लोवेस्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो जब भी आपके पास एप्सिलॉन के साथ नॉट लिखा नजर आए तो समझ लेना कि दो चार्ज बॉडीज के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, या दो चार्ज बॉडीज के दरमियान कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई आई से दैट के इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज अगर यहां पर मैं मीडियम बदल दूं, फ्री स्पेस की बजाय कोई दूसरा मीडियम इंसर्ट कर दूं, सो मैं फिर एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि कोई भी अदर मीडियम हो सकता है, और यहां पर मुख्तलिफ मीडियम्स की एप्सिलॉन की वैल्यू मुख्तलिफ है। सो जब आप इधर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करोगे तो के की वैल्यू ने तो मुख्तलिफ आना है। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई के इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि हाउ एप्सिलॉन शोज द पोजीशन ऑफ द मीडियम। ठीक है जी। सिर्फ इसको विजुअलाइज करेंगे, फिर हम आगे के लेक्चर्स में इसको समझेंगे कि बाय हाउ मच इट इफेक्ट्स, राइट। लेकिन राइट नाउ हम सिर्फ इसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाउ इट शोज द पोजीशन ऑफ द मीडियम टू द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस।
नाउ इमेजिन कर लें यहां पर मैं एक मीडियम पुट कर लेता हूं, राइट। नाउ मीडियम विल बी मेड अप ऑफ समथिंग, ठीक है जी, एंड दैट समथिंग इज नथिंग बट एटम्स, राइट। सो अगर मैं यहां पर मीडियम पुट कर लेता हूं, सो याद रखिएगा अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करूं, लेट अस से दिस इज एटम, राइट, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ एक ड्रॉ कर लेता हूं आसानी के लिए। अब हमें पता है कि जैसे ही हम इस एटम को प्लेस करेंगे इन दिस फील्ड, दिस इज अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो होगा ये कि यहां पर इस एटम ने क्या हो जाना है, पोलराइज हो जाना है, इसका डाइपोल मोमेंट बनेगा, बिकॉज पॉजिटिव साइड जो है वो मूव करना पसंद करेगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, और जो आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना पसंद करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव। सो वही एटम है लेकिन थोड़ा सा आपने उसकी एलोंगेशन कर दी है, यानी कि डाइपोल मोमेंट बन गया है, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। और आगे इसी चैप्टर में हम पोलराइजेशन को बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली इन द टॉपिक ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम, यहां पर एक फील्ड हुआ करता था, राइट, और वो फील्ड था लेट अस से E1, उसको मैं कह देता हूं E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, सो मीडियम से क्या हुआ कि उसके पोल्स बन गए, और पोलराइजेशन की वजह से इस मीडियम का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जिसे मैं लेटर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं इस ब्लू से, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसे हम आगे लेक्चर्स में एक्सप्लोर करेंगे, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मीडियम, ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। सो दरमियान में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अब अगर आप देख लो, सो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, दोनों वेक्टर्स 180 डिग्री पे है। इसका मतलब यह है कि जब हम ऐड करेंगे सो जो रिजल्टेंट आएगा वो थोड़ा सा कम होगा। सो यहां पर हम जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, ई नेट, राइट, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस माइनस E2। नाउ व्हाई माइनस, वो इसलिए बिकॉज अगर मैं इस तरफ जाने को पॉजिटिव कहता हूं, राइट, सो E1 की डायरेक्शन अगर आप देख लो, दिस इज ब्लैक वन इज E1, वो इस तरफ है, तो ऑटोमेटिकली मुझे इस तरफ जाने को नेगेटिव कहना होगा। सो जो मीडियम की वजह से फील्ड बना है, यानी पोलराइजेशन की वजह से, जो कि मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। सो ऑटोमेटिकली अगर इस तरफ जाने को मैं पॉजिटिव कहता हूं तो इस तरफ जाने को मुझे नेगेटिव कहना होगा, या उल्टा भी आप कह सकते हो, राइट। सो ऑटोमेटिकली अगर ये प्लस है तो उसके साथ मुझे माइनस लिखना होगा। सो ये आपके पास क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हो गई, विच इज द एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ अनदर। सो जो ई नेट है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम हो जाएगा, सो जाहिर सी बात है जो फोर्स यहां पर एग्जिस्ट करता है वो तो एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर है, तो इस फोर्स ने भी क्या हो जाना है, डिक्रीज हो जाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना था। अब हम जा रहे हैं किस चीज के ऊपर, वेक्टर फॉर्म पर, चूंकि हमें पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो फोर्स अगर हम लिखते हैं, सो दिस इज अ फोर्स, एंड यहां पर उसका मैग्नीट्यूड होगा मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर, जो कि क्या करता है, जो कि इसी फोर्स की डायरेक्शन आपको बताता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ को लिखने जा रहे हैं उसके वेक्टर फॉर्म में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन कर लें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, या चलिए सिंपल कर लेता हूं, दोनों पॉजिटिव ही ले लेता हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज, लेट मी कॉल इट Q1, लेट मी कॉल इट Q2। सो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाता है इन दिस डायरेक्शन, राइट, लेट मी कॉल इट F, राइट, 1 2, राइट। नाउ सब्सक्रिप्ट क्या शो कर रहे हैं, F12 इज द फोर्स जो कि किस पे लगा है, Q1 पे लगा है, और किसकी तरफ से लगा है, 2 की तरफ से लगा है। सो सब्सक्रिप्ट में ये जो पहला लेटर आपको नजर आता है, ये एक्चुअली उस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे फोर्स लगा है।
जबकि दूसरा लेटर जो आपको नजर आ रहा है ये उस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी तरफ से लगा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ द सेम आई विल से फॉर दिस एज वेल, कि जाहिर सी बात है अब इसने भी इसकी तरफ से फोर्स को क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेट मी कॉल इट एफ विद द वेक्टर साइन, लेकिन यहां पर मैं F21 लिखूंगा, राइट। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, बिकॉज दोनों के दरमियान रिपल्शन है ना, सो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से नफरत का इजहार करेंगे, और दोनों के दरमियान इनिशियली ये R फासला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो कि बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एट दिस वेरी इंस्टेंट, अगर मैं टाइम के एक लम्हे में बात करूं, सो जो फासला है वो R है, और राइट नाउ दोनों के दरमियान इतना फोर्स जो है, इतना रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ याद रखिएगा, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। सो यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर है, दैट F12 विल बी इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, लेकिन अगर मैं यहां पर एरो लगा दूं, तो एरो मींस कि मैं यहां पर डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर रहा हूं, राइट। और डायरेक्शन को जब मैं इंक्लूड करूंगा तो यहां पर मुझे एक, इन दोनों में से एक के साथ नेगेटिव का साइन लगाना होगा, बिकॉज अभी मैंने कहा कि अगर एक फोर्स इस तरफ है और दूसरा फोर्स उस तरफ है, तो जाहिर सी बात है अगर एक तरफ जाने को मैं पॉजिटिव कहता हूं तो दूसरी तरफ जाने को मुझे मजबूरन नेगेटिव कहना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर चूंकि मैंने उस साइड पे जाने को पॉजिटिव लिया हुआ है और इस साइड पे आने को नेगेटिव लिया हुआ है, सो ये आपका नेगेटिव हुआ, वो आपका पॉजिटिव हो गया, राइट। तो इसके साथ मैं क्या कर लेता हूं, नेगेटिव साइन लगा लेता हूं। अगर इसके साथ लगाना चाहते हो तो इसके साथ लगा दो, फिर इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब लेट अस से मैं ये F21 का फोर्स यहां पर लिखना चाहता हूं, राइट, और उसकी डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना चाहता हूं, राइट, दिस वन। सो अगर मैं F21 का फोर्स लिखूं, सो F21 विल बी इक्वल टू, राइट, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और लेट अस से यहां पर फ्री स्पेस है फिलहाल, तो एप्सिलॉन के साथ नॉट पुट कर देता हूं। अगर फ्री स्पेस ना हो तो आपको नॉट नहीं पुट करना होगा यहां पर, ठीक है जी। फिर यहां पर मैं लिख देता हूं Q1 into Q2 divided by R square, where R is the distance between two point charges. Now यहां तक ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया है, ठीक है जी। सो यहां पर ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया है। अगर मैं वेक्टर पुट कर दूं इसके ऊपर, सो हमें पता है कि वेक्टर इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा उसका यूनिट वेक्टर होगा जो कि डायरेक्शन शो करेगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर अब ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आता है, यहां से लेकर यहां तक, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अब डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, तो हमें यूनिट वेक्टर लगाना होगा, और यूनिट वेक्टर हम लगाना पसंद करते हैं इसी का यूनिट वेक्टर। कैसे? फॉर एग्जांपल, राइट, कि अगर मैं Q1 को क्या कर लूं, Q1 को अगर मैं स्टैटिक कंसीडर कर लूं, फिलहाल के लिए आप इसको क्या कर लो, स्टैटिक कंसीडर कर लो, कि ये मूव नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है उसने इस तरफ मूव होना है ना, बिकॉज रिपल्शन है ना। तो R जो कवर हुआ है वो, उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R, राइट। कौन सा R? वो R जो कि एक्चुअली इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस यूनिट वेक्टर को मैं R से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और मैं कह देता हूं R21, जो कि एक्चुअली इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि the motion of the Q2 with respect to Q1 is in this direction, जो कि आपके पास यूनिट वेक्टर R cap 21 है। सो यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं R cap 21। Now this represents what? This represents the direction। ये क्या करता है, ये डायरेक्शन को भी साथ में रिप्रेजेंट कर लेता है। Now this is actually the vector form। और अगर मैं अब F12 को लिखना चाहूं तो ये तो एज इट इज रहेगा। क्यों? बिकॉज F21 और F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर जो है, ये बजाय कि उस तरफ पॉइंट आउट हो, इसने इस तरफ पॉइंट आउट हो जाना है, तो आपके पास जो है वो हो जाएगा R12, राइट। तो यहां पर मुझे यूनिट वेक्टर को बदलना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसी को हम एक डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। अक्सर औकात ऐसे लिख दिया जाता है, पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आ गया। सो यहां पर मैं इसका एक दूसरा फॉर्म भी आपके सामने लिख देता हूं, वो ये कि सिंस वी नो दैट यूनिट वेक्टर अगर हम यहां पर लिखें, सो यूनिट वेक्टर इज एक्चुअली नथिंग, अगर मैं लेटर से यहां पर R21 मैंने लिखा हुआ है, सो R21 विल बी नथिंग बट द वेक्टर ऑफ R21 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R21, राइट। आप यूनिट वेक्टर को हासिल कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द होल वेक्टर
बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर आप अगर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, देखते जाए जरा, इसी को मैं लिख रहा हूं कि F21 राइट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, राइट, चूंकि मैंने मीडियम फ्री स्पेस कंसिडर किया हुआ है तो मैं नॉट पुट कर लेता हूं, इनटू Q1 Q2 by R square, right, and instead of putting unit vector मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूं, राइट, यूनिट वेक्टर की जगह। सो आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, इट विल बी R21 का वेक्टर और नीचे R21 का क्या, मैग्नीट्यूड, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर R21 है ना, ये R21 ही है एक्चुअली, ये जो आपको फासला नजर आ रहा है, राइट। सो यहां पर अगर आप देख लो R21 इंटू R21 क्या हो जाएगा, R21 का स्क्वायर। सो आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बी राइट R21 का स्क्वायर इंटू R21 पावर 1। तो बेसिस क्या है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यहां पर डिवीजन है। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर R21 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बिकॉज ये वाला R21 इस R21 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अक्सर औकात कूलम्स लॉ को ऐसे भी लिख दिया जाता है, फिर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सर यहां पर तो स्क्वायर था, ये यहां पर क्यूब कैसे आया है, राइट। लेकिन आपने देखना है कि यहां पर अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि इस तरह कैप लगाकर, तो यहां पर स्क्वायर लगाना होगा, राइट। लेकिन अगर यहां पर वेक्टर की तरह R21 को रिप्रेजेंट किया गया है, सो समझ लीजिएगा कि यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लगाया गया है और वो मैग्नीट्यूड नीचे वाले R स्क्वायर के साथ क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर R क्यूब लगेगा। नाउ दिस वाज द फाइनल इक्वेशन जो कि मुझे आपको समझाना था, राइट डियर स्टूडेंट्स। आई बिलीव कि आज के लेक्चर में आप लोग कूलम्स लॉ को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।